Okay, good afternoon everyone. Okay, so we have completed our course. जितने भी टॉपिक्स थे हमारे यूनिट 1, 2, 3 एंड 4 आई गेस सारे यूनिट मैंने कवर कराए हैं. तो आज हम लोग करेंगे केस स्टडीज़ ऑन द बेसिस ऑफ जितनी भी क्वेश्चन वुड कम अप ऑन द बेसिस ऑफ जितने भी टॉपिक्स हमारे हैं लाइक बिजनेस गवर्नमेंट का रिलेशनशिप क्या है प्लस हमारा गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या क्या बनाई है. देन द लास्ट टॉपिक वाज इंटरनेशनल वाला. इंटरनेशनल सिनारियो में बिजनेसेस जो हैं वो कैसे वर्क कर रहे हैं. सो दीज आर द टॉपिक्स जिसके ऊपर केस स्टडीज़ आ सकती हैं. ठीक है, तो पहले हम लोग टॉपिक आज करने वाले हैं केस स्टडी का. दैट वुड बी ऑन मैं तुम लोगों को केस स्टडी ना लिखवा भी देती हूँ. तुम लोग लिखो और उससे क्वेश्चंस मुझे आज तुम बताओगे कि अगर तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है तो व्हाट आंसर्स यू वुड राइट. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन रिलायंस जियो का हम लोग लेते हैं. वन सेकेंड. डिफरेंट है. तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा रिलायंस जियो का. एवरीबडी नोज ना रिलायंस जियो हमारी कंट्री के अंदर कब आया. 2010. हाँ, 2016 में रिलायंस जियो एंटर्ड है ना. उसका मैं पहले तुम्हें पूरा एक ब्रीफ सिनेरियो बता देती हूँ. सो इन 2016 रिलायंस जियो अ सब्सिडरी ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड लाइक RIL की ये क्या है, सब्सिडरी है. पहली चीज़ तो इट लॉन्च्ड इट्स टेलीकॉम सर्विसेज इन इंडिया, राइट, offering free voice calls and high speed internet services at incredibly low prices. तो इन्होंने क्या स्टार्ट किया, टेलीकॉम सर्विसेज स्टार्ट की. कैसे प्राइस पे, एट वेरी लो प्राइजेस. द कंपनीज एंट्री डिसरप्टेड द इंडियन टेलीकॉम सेक्टर. ऑफ कोर्स लाइक जितनी भी हमारे बाकी की टेलीकॉम सेक्टर में जितनी भी हमारी बाकी की सर्विसेज प्रोवाइडर्स थे उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था टू सर्वाइव. सो उनके लिए इट डिसरप्टेड द टेलीकॉम सेक्टर. इसके अंदर कौन कौन से लाइक सर्विस प्रोवाइडर्स आते हैं, याद है कौन कौन से थे. वोडा, आइडिया, एयरटेल. तो उसके बाद क्या हुआ वो सब तो हमारा क्वेश्चन का पार्ट होगा. सो टेलीकॉम सेक्टर लीडिंग टू अ मासिव इंक्रीज इन डेटा कंजम्पशन एंड ट्रिगरिंग इंटेंस प्राइस वॉर्स. इसके बाद हुआ क्या, इंटेंस प्राइस वॉर स्टार्ट हुआ. इंटेंस प्राइस वॉर स्टार्टेड, डेटा कंजम्पशन में इंक्रीज आया. रिलायंस जियो स्ट्रैटेजी लीवरेज द इंडियन गवर्नमेंट्स डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव. तो इन्होंने किसका लीवरेज लिया, इट लीवरेज द इंडियाज डिजिटल इंडिया प्रोग्राम. जो इनिशिएटिव था ना उस टाइम पे जो चल रहा था डिजिटल इंडिया, इस इनिशिएटिव का इन्होंने फ़ायदा उठाया. यू कैन से कि इनका काफ़ी अच्छा मेजर यूज़ रिलायंस जियो ने किया उस टाइम पे. विच एम टू इम्प्रूव द इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड डिजिटल लिटरेसी. इंटरनेट कनेक्टिविटी जिसकी हेल्प से हुआ, इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड डिजिटल लिटरेसी. ठीक है. सो दिस इज अ समरी ऑफ रिलायंस जियो केस स्टडी की. मैंने तुम्हें समरी बता दी. सो दिस इज अ समरी. नाउ यू हैव टू गिव द आंसर्स बेस्ड ऑन दिस केस स्टडी. ठीक है.
लाइक स्टार्टिंग क्या हुई, कभी आया टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड की, लो प्राइसेस पे दिया, डिसरप्ट कर दिया टेलीकॉम सेक्टर पूरा का पूरा, जिनमें अफेक्टेड जो प्रोवाइडर्स थे वो कौन थे, वोडा, आइडिया एंड एयरटेल। इंटेंस प्राइस वॉर्स उस टाइम पे हुई रही। देन इट लीवरेज इंडियाज डिजिटल इंडिया प्रोग्राम इनिशिएटिव जो उस टाइम पे रहा। देन इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड डिजिटल लिटरेसी, ये किसका पार्ट है, ये डिजिटल इंडिया का पार्ट है। इससे क्या फ़ायदा मिला इनको, इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत अच्छी इंप्रूव हुई एंड डिजिटल लिटरेसी लोगों की इंप्रूव हुई। नाउ द क्वेश्चंस आर, यू कैन राइट द क्वेश्चंस। जिनके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट गवर्नमेंट पॉलिसीज what government policies helped Reliance Jio, what government policies helped Reliance Jio succeed in the telecom sector, Then the second question, how did Jio's pricing strategy affect other telecom companies? Then the third question, what was the long-term impact of Reliance Jio on Indian consumers? ओके डन। तो 3 क्वेश्चंस आर देयर, वन बाय वन इसकी हेल्प से बताओ किस किस में क्या चीज़ आएगी। फर्स्ट क्वेश्चन, 2 मिनट्स ले लो बेशक, थिंक। What government policies affect Reliance Jio to succeed in the telecom sector? तो कौन सी गवर्नमेंट पॉलिसी थी जिसकी वजह से रिलायंस जियो जो है वो सक्सीड कर पाया इन द टेलीकॉम सेक्टर? हाँ, डिजिटल इंडिया, यस। जो इनिशिएटिव था हमारा, जो इंडिया का इनिशिएटिव था डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, उसके तहत हम लोग बोल सकते हैं कि यस, लाइक दिस वाज द स्कीम विच हेल्प द रिलायंस जियो टू सक्सीड इन द टेलीकॉम सेक्टर। क्योंकि उस टाइम पे मेजरली क्या चाहिए था हमको, डिजिटल इंडिया चाहिए था। लाइक डिजिटल इंडिया के ऊपर बहुत इनिशिएटिव रखा गया था। बाय डिजिटल इंडिया में क्या चीज़ के ऊपर फोकस किया गया था, इंटरनेट कनेक्टिविटी इम्प्रूव हो एंड डिजिटल लिटरेसी में अवेयरनेस आए, लोगों के पास इन सब चीज़ों की लाइक लिटरेसी हो, लोगों को पता हो व्हाट आर दीज थिंग्स। और 2016 यू नो कोविड से पहले का टाइम है, तो कोविड से पहले तो सोचो उस टाइम पे इतना लोगों को पता भी नहीं था। ज़्यादातर जो मेजर यूज़ आया वो उसके बाद आया है। तो एक्सेस भी तुम लोग बोल सकते हो, जो एक्सेस था टेलीकॉम सेक्टर का तुम बोल सकते हो, टेलीफोन्स का, मोबाइल फ़ोन्स का एंड द जैसे वोडा, आइडिया एंड एयरटेल थे, उनके प्राइसेस अगर तुम लोग देखोगे एट दैट टाइम वाज वेरी हाई और हर तो कोई अफोर्ड भी नहीं कर पाता था। पीपल वर यूजिंग
BSNL एंड MTNL, याद है उस टाइम पे वो वाले हमारे पास टेलीफोन्स भी हुआ करते थे, तो लोग BSNL एंड MTNL के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस थे। उसके बाद ये आया है डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, जो उन्होंने हेल्प ली रिलायंस जियो ने। एक होता है ना कि जब भी कोई कंपनी एंटर करती है तो वो किस चीज़ का फ़ायदा उठाने की ट्राई करती है, तो इट लीवरेज्ड दिस स्कीम, दिस इनिशिएटिव डिजिटल इंडिया, जो कि खुद गवर्नमेंट खुद चाहता था कि हर एक पर्सन जो हमारी इंडिया का है, हमारे हर एक सिटीजन, उनके पास क्या हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंच चुके, नॉट इन अर्बन एरियाज बट इन द रूरल एरियाज ऑल्सो, एंड डिजिटल लिटरेसी भी लोगों के पास हो। दैट मीन्स लाइक उनके पास एटलीस्ट हर चीज़ की समझ हो कि व्हाट इज़ द डिजिटल डिवाइसेस जो भी होते हैं, फ़ोन से कैसे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें रिलायंस जियो ने बहुत ही अच्छे तरीके से वेल हैंडेडली उनको अच्छी चीज़ों से अच्छे तरीके से हैंडल किया। प्लस इससे उनको फ़ायदा क्या मिला, इनकी सर्विसेज में काफ़ी ज़्यादा हाई आया उसके बाद, क्योंकि लोगों को एक बहुत एक तो अफोर्डेबल चीज़ मिली, वो तो प्राइसिंग वाले सेकंड क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आएंगे ही। एक तो अफोर्डेबल मिला, प्लस एक ऐसी चीज़ मिली कि अच्छा ये कुछ लाइक उसका हम लोग लेंगे, क्योंकि ये बहुत ऐसा नहीं लगता था उस टाइम पे कि दीज आर द वेरी लाइक एक्सपेंसिव टेलीकॉम प्रोवाइडर्स जो कि हम लोगों को रिचार्जेस का ऑफर कर रहे हैं। काफ़ी हाई प्राइजेस होता था, SMS के भी लाइक हम लोग रिचार्जेस करवाया करते थे उस टाइम पे। तो ये वो वाला टाइम है जब इतना ये जो आज के टाइम पे रेवोल्यूशन हो गया ना इंटरनेट का, बिकॉज ऑफ रिलायंस जियो, वो उससे पहले नहीं था। इफ़ यू थिंक, तो फर्स्ट थिंग कि इन्होंने बहुत अच्छे से इसका यूज़ किया और इसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत अच्छे से रीच करवाई। और रिलायंस जियो का तुम लोग एक और चीज़ देखोगे, इनके जो टावर्स होते थे उस टाइम पे इंटरनेट कनेक्शन भी बहुत पुअर होते थे, लेकिन रिलायंस जियो के अभी तुम लोग देखोगे तो काफ़ी अच्छे तुम्हें इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है। द सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ डिड जियो's प्राइसिंग स्ट्रैटेजी अफेक्ट अदर टेलीकॉम कंपनीज। इसको कोई बताना चाहेगा, इनको कैसे अफेक्ट किया? हाँ ऑफ कोर्स, जैसे रिलायंस जियो है ये काफ़ी लो प्राइजेस पे स्टार्ट हुआ, मतलब इनका एक होता है ना कि या तो तुम लोअर पे स्टार्ट करो, तुम लोगों ने पढ़ा मार्केटिंग के अंदर हम लोगों के पास दो ऑप्शन होते हैं, आइदर बिल्कुल ही लो प्राइस रखो या फिर बहुत एक्सट्रीम हाई प्राइस रखो, तभी तुम एक मार्केट को कैप्चर कर पाओगे, मार्केट सेगमेंट को। तो इनका जो थीम था, जो इनका स्टार्टिंग था, वो था लो प्राइजेस के ऊपर फोकस करना, अफोर्डेबल मार्केट बनाना इन द टेलीकॉम सेक्टर। तो लो प्राइजेस था। अब इनके लिए तो प्रॉब्लम आ गई थी क्योंकि लोगों ने एक बहुत ही ड्रास्टिक शिफ्ट किया था फ्रॉम दीज कंपनीज टू रिलायंस जियो। हर लोगों ने स्टार्ट कर लिया था कि चलो ठीक है ये तो सबके पास है, नाउ शिफ्ट टू जियो, क्योंकि उस टाइम पे प्लान्स भी बहुत ज़्यादा चीपर थे। और दिस इज एक तरीके से इसको कह सकते हैं, दिस इज अ स्ट्रैटेजी टू कैप्चर द लाइक लार्जर मार्केट। हाँ फ्री, हाँ एग्जैक्टली, फ्री सिम से, वही मैं बताना चाहती थी। इसके अंदर इन्होंने बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की, एक तो लो प्राइस तो था ही, फ्री सिम था, और इसके बाद जो तुम रिचार्जेस करवाओगे दैट वाज लाइक वेरी लो प्राइस, जो तुम इससे कंपेयर करोगे कि 99 का है, उनके पास बहुत ही सस्ता वाला भी था, लाइक 29 से स्टार्ट और 19 रुपीज़ से स्टार्ट, ऐसा भी इन्होंने स्टार्ट करवाया। प्लस उसके अंदर SMS का एक होता है ना कि पूरे साल का तुम्हें सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा तुम्हारी, लाइक उसमें यू विल गेट द होल थिंग्स कि ये भी है वो भी है, लाइक कॉल्स भी होंगे, SMS चार्जेस भी होंगे, प्लस उस टाइम पे तो खैर हॉटस्टार वगैरह का इनके पास सब्सक्रिप्शन नहीं था, लेकिन उसके बाद उन्होंने हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन भी ले लिया कि इफ़ यू हैव द रिलायंस जियो, जो तुम एक सर्विस चूज़ करोगे, एक जो रिचार्ज चूज़ करोगे, उसमें तुम्हें हॉटस्टार का भी सब्सक्रिप्शन मिलेगा पूरे साल का, अगर किसी के पास होगा तो तुम लोग देखना उसके अंदर। तो दीज वर द थिंग्स जिसके अंदर रिलायंस जियो ने किस तरीके से मार्केट को कैप्चर किया जा सकता है वो उन्होंने किया, और बहुत ज़्यादा प्रमोशन भी की उन्होंने। लाइक स्ट्रैटेजी यही थी कि लार्जर मार्केट को कैप्चर करना है। वो कैसे कर सकते हो, एक तो अफोर्डेबल प्राइस रखो कि हम लोग हर एक पर्सन को एक्सेस दे रहे हैं, हर एक पर्सन कनेक्ट हो सके, इंक्लूसिविटी हो सके, तो ये था उनका प्लान।
और इस स्ट्रैटेजी से इनके ऊपर क्या इफेक्ट हुआ, दिस वाज द क्वेश्चन, क्या इफेक्ट हुआ इनके ऊपर। अगर तुम्हें याद हो ये तीनों डिफरेंट थे, लाइक इंडिविजुअल कंपनीज थी, है ना उससे पहले। उसके बाद क्या हुआ, वोडा कंपनी एंड आइडिया ने कर लिया मर्ज, इट मर्ज टुगेदर और ये बन गया VI, है ना। जो अभी अगर तुम्हें सिम में मिलेगी तो VI की सिम मिलेगी, एयरटेल की डिफरेंट है एंड रिलायंस जियो की अलग है। तो इनके बाद इनका सर्वाइवल इतना मुश्किल हो गया, इनके प्रॉफिट इतने ड्रास्टिकली रिड्यूस हुए क्योंकि हर लोगों ने उनसे शिफ्ट कर लिया, उनके पास रिचार्जेस लेने वाले, ऑफकोर्स जब लोग ही नहीं होंगे तो उनके रिचार्जेस लेगा कौन, तो उनकी सर्विसेज ड्रास्टिकली रिड्यूस हुई, जिसकी वजह से इनका सर्वाइवल टफ हुआ। टफ होने की वजह से इन्होंने मर्ज किया। इवन दो दे मर्ज टुगेदर, उसके बावजूद भी इनका प्रॉफिट शेयर उतना नहीं पहुंच पाया जहाँ पे रिलायंस जियो आज स्टैंड कर रहा है। उन्होंने सोचा तो यही था, लाइक इसके पीछे टारगेट यही था कि मर्ज कर लेते सो दैट आर प्रॉफिट्स वुड बी टुगेदर, लाइक मर्ज हो जाएंगे। प्रॉफिट मर्ज हो जाने से इनका सर्वाइवल थोड़ा इजी हो जाएगा क्योंकि दे वर द कंपेटिटर्स ना, बिफोर दैट दे लाइक दीज थ्री वर द कंपेटिटर्स। तो साथ में काम करना इज बेटर रादर दैन टू लाइक फाइट विद इनके साथ, वोडा, आइडिया एंड एयरटेल के साथ। तो क्यों लड़ाई करनी, क्यों कंपेटिटर बनना इफ़ यू कैन लाइक वर्क टुगेदर। सो दिस वाज अ स्ट्रैटेजी, इनके लिए बहुत ही ज़्यादा टफ हो गया। तो सोचो जब भी कोई बिजनेस, कोई भी कंपनी ऐसी चीज़ लेके आती है तो हाई टाइम कि इनके पास एक तो बहुत अच्छी टेक्निक हो, इससे बाकियों के लिए क्या अफेक्ट होता है, दिस वाज द मेन थिंग। इनके लिए बहुत हार्डशिप्स उनको झेलने पड़े उसके बाद। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, what was the long term impact of Jio's entry on Indian consumers? बताओ, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या था इंडियन कंज्यूमर्स के ऊपर। नाउ इफ यू सी बिफोर 2016 यू कैन लाइक थिंक एंड आफ्टर लाइक in today's also in today's world what you can see, what differences you are been watching. हाँ एग्जैक्टली, एक तो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, प्लस यूसेज बहुत ज़्यादा है, यूसेज इंक्रीज़ हो गया। एक तो जो पहले लाइक लोगों के पास चीज़ें कम थी, अफोर्डेबल ही नहीं था पहले तो अब लोगों के पास हर एक टाइप का उनके पास एक्सेस है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग और क्या आया इससे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, और क्या पड़ा, डिजिटल लिटरेसी। यस, डिजिटल लिटरेसी इम्प्रूव्ड हुई, इंटरनेट कनेक्टिविटी इम्प्रूव हुई, प्लस आज के टाइम पे तुम्हें इतनी सारी चीज़ें ऑनलाइन मिल जाएंगी। ऑनलाइन सर्विसेज में तुम्हें मिल जाएगा एजुकेशन ऑल्सो, ई कॉमर्स तुम्हें मिल जाएगा, और भी यूसेज क्या है इसके, ई एजुकेशन, ई कॉमर्स। और इससे क्या तुम्हें मिला इंडियन कंज्यूमर्स के ऊपर, और क्या इम्पैक्ट पड़ा बताओ, और कोई पॉइंट। कनेक्टिविटी इंक्रीज हुई है, और एक और मेन चीज़, इनके जो लो प्राइसेस थे, बिकॉज ऑफ लो प्राइसेस लोगों के पास रीच है अब जाने की। 2016 से पहले बहुत सारे लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाते थे, दे डिडंट हैव द लाइक ये जो सारे जो रिचार्जेस के ऑप्शन थे उनके पास, पहली चीज़ तो ऑप्शन भी बहुत कम थे, देन एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा थे। लो प्राइसेस हुए तो लोगों के पास एक्सेस मिला। नाउ मोर पीपल आर शिफ्टेड टूवर्ड दिस एंड उनके पास अब हर एक चीज़ का लाइक ऑप्शन है टू यूज़ दिस विद द फ्री सर्विस जो उनको मिल रही है रिलायंस जियो की। तो ई कॉमर्स है, ई एजुकेशन फैसिलिटी उनको मिली, और सोशल मीडिया, यस सोशल मीडिया का यूसेज देखो, जब तक इंटरनेट नहीं होगा तो हम लोग बाकी चीज़ें तो यूज़ कर ही नहीं सकते ना। पहली चीज़ तो यही होगी, लाइक यू मस्ट हैव द बेस ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए इंटरनेट टावर्स होने इंपॉर्टेंट है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अच्छा लाइक क्वालिटेटिव होना इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हें कितने प्राइस पे दे रहे हैं, दिस इज अ सेकेंडरी थिंग।
पहली चीज़ तो होना ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद वो कितने प्राइस पे दे रहे, देन द पीपल हैव द ऑप्शन टू चूज विच इज़ द राइट वन, विच इज़ द अफोर्डेबल वन, उसको तुम चूज करो और उसके बाद तुम उसको कनेक्ट करो, देन यूज दी अदर थिंग्स। तो कोविड के टाइम पे इफ़ यू हैव द एक्सेस ऑफ लाइक गूगल क्लासरूम एंड जूम मीटिंग जो भी तुम लोगों ने अटेंड करी, दैट वॉज बिकॉज ऑफ द इंटरनेट कनेक्शन जो उस टाइम पे हम लोगों को मिला। अगर इंटरनेट एक्सेस ही नहीं होता तो कोई लाइक बाकी चीज़ें हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि फिजिकली इट वॉज नॉट पॉसिबल टू मीट एंड एंगेज इन अदर एक्टिविटीज़। सो हाँ, इंडियन कंज्यूमर्स आज के टाइम पे आई थिंक यू कैन सी द चेंज इन द यूथ ऑल्सो, इन द टीनेजर्स ऑल्सो। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है। इसी चीज़ का फ़ायदा रिलायंस जियो ने उठाया है। एंड इसके अलावा कोई भी और कंपनी होती तो वो बहुत अच्छे से इसका यूज़ कर सकती थी। यू जस्ट अपना माइंड यूज़ करना था, अपने प्राइजेस को कैसे कंट्रोल करना था। अब ऑल्दो लो प्राइजेस पे स्टार्ट हुआ था, कोई भी कंपनी लो प्राइस पे स्टार्ट हो सकती है और उसके बाद वो उसको हाई कर सकते हैं, जैसे कि अभी रिलायंस जियो कर रही है। दे हैव इंक्रीज देयर प्राइजेस, लो प्राइस है वो अब काफ़ी लाइक मिक्स बैलेंस पे आ चुके हैं। अगर तुम लोग देखोगे एयरटेल का और इनके प्राइजेस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, सब्सक्रिप्शंस का डिफरेंस होता है बस, कि उनके पास कौन सा सब्सक्रिप्शन है और रिलायंस जियो के पास कौन सा सब्सक्रिप्शन है। सो दिस इज़ द मेजर डिफरेंस, बट द मेन पॉइंट इज़ लोगों के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी कहाँ पे ज़्यादा मिल रही है। ठीक है, इंटरनेट कनेक्टिविटी आजकल लोगों को मेन चीज़ किससे अफेक्टेड है वो, कि टावर्स किसके हैं, लाइक इंटरनेट कनेक्टिविटी किसकी सबसे अच्छी है, प्लस कौन उनको अच्छे रेट पे रिचार्जेस ऑफर कर रहे हैं, एंड द क्वालिटी ऑल्सो, अपनी सर्विसेज, एंड ऑफ कोर्स लास्ट में होती सर्विसेज कौन अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं। सो दीज आर द थिंग्स। ये सारी एक चीज़ थी। इसके अंदर अगर तुम लोग देखोगे तो बिजनेस एनवायरनमेंट के कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रिलायंस जियो ने काफ़ी अच्छे से इन अपने अंदर इनको इंक्वायर किया और उनको अच्छे से यूज़ करके वो लोग आगे बढ़े। तो एक तो ये डिजिटल इंडिया जो कि पॉलिटिकल फैक्टर था, है ना, इसको तुम इकोनॉमिकल फैक्टर भी बोल सकते, इकोनॉमिकल हाँ बोल सकते, इसको बोल सकते हो इकोनॉमिकल फैक्टर। डिजिटल लिटरेसी को इम्प्रूव करना है, इंटरनेट कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना है, दिस वाज द इकोनॉमिकल फैक्टर। तो ये तो इकोनॉमिकल फैक्टर हो गया कि इसको इन्होंने बढ़ाया। डिजिटल इंडिया किसका था, पॉलिटिकल फैक्टर, क्योंकि ये स्टार्ट किसने किया था, द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो उन्होंने उस टाइम पे 2016 के अंदर इसको स्टार्ट किया। और कौन से इसमें फैक्टर्स होते हैं बताओ। पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, और कौन से हो रहे हैं, लो प्राइस पे दे रहे हो सबको तुम, इंक्लूसिव, इनका एक और था इंक्लूजन करना। ऑल्दो इंक्लूजन टारगेट नहीं कहूँगी मैं, बट ये है कि इससे लो प्राइजेस से इंक्लूजन ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा, लाइक हर एक पर्सन के पास एक्सेस होगा। इंक्लूजन लाइक हर एक पर्सन के पास एक्सेस है, एक क्या तुम्हें शो कर रहा है, इट इज शोइंग यू द सोशल फैक्टर, लाइक सोशली वी आर एंगेज्ड। सोशल मीडिया जो यूसेज है वो किसकी वजह से हो पा रहा है। सो दिस वॉज द फैक्टर ऑफ सोशल फैक्टर, ये सोशल फैक्टर बना। और पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, सोशल फैक्टर, और कौन से फैक्टर्स होते हैं हमारे, टेक्नोलॉजी फैक्टर्स। टेक्नोलॉजी फैक्टर कौन सा है इनका, टेक्नोलॉजी में तुम इसके अंदर अच्छा लिखा नहीं है, टेक्नोलॉजी फैक्टर्स कौन से इसके अंदर, लाइक कौन सी तुम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, तुम्हारे पास टावर्स लाइक कितने, तो ऑफ कोर्स द टेक्नोलॉजी पार्ट ऑल्सो। एंड और कोई फैक्टर, और कौन से फैक्टर बचे, एनवायरमेंटल। ऐसे एनवायरमेंटल का तो इनके पास, एनवायरमेंटल के लिए वैसे ये लोग करते हैं, बट इसमें आई गेस नहीं है, इसमें तो नहीं है। और कोई फैक्टर, सोशल हो गया, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल। सो दीज वर दी फैक्टर्स जिसके अंदर रिलायंस जियो ने बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक चीज़ का एनालिसिस करके उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास भी कुछ केस स्टडी आती है तो अच्छे से उसको पहले तो एनालिसिस करना, उसके बाद उसके आंसर्स लिखने की ट्राई करना। एंड प्लीज़ ट्राई टू लाइक relate this with factors also, like business environment factors. Although question is not asking, but try to relate it.
इसको तुम रिलेट कर पाओ, और लास्ट में ज़रूर लिख भी देना, ठीक है। तो डन। इसकी समराइजेशन अगर मैं करूँगी तो क्या बोल सकते हैं, रिलायंस जियो बिल्कुल ही न्यू नाम 2016 में स्टार्ट हुआ। अब इसने ना सब्सिडरी तो रिलायंस इंडिया लिमिटेड की थी, तो एक बड़ा नाम हो जाता है ना कि चलो ठीक है, इसका जो जो प्रोवाइडर है दैट वाज मुकेश अंबानी, तो एक अलग ही नाम भी लोगों को दिखता है कि अच्छा ये तो उस पर्सन ने अपनी कंपनी स्टार्ट करी है। तो और मेजर फैक्टर लो प्राइस पे स्टार्ट कर रहे हैं लोग, लो प्राइस पे दे रहे हैं, टेलीकॉम सर्विसेज के अंदर आ रहे हैं क्योंकि लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान थे इनकी सर्विसेज से। तो जब और मार्केट में तुम लोग इस यहाँ पे देखोगे तो ज़्यादा कंपेटिटर्स थे भी नहीं। इंटेंस प्राइस वॉर्स और डिजिटल इंडिया उस टाइम पे चल ही रहा था, तो यू कैन सी कि जो भी अभी अराउंड चल रहा है उसका तुम लोग कैसे यूज़ कर रहे हो, ठीक है। सो दिस वॉज द फर्स्ट केस स्टडी। सेकेंड केस स्टडी पे आते हैं फिर। फर्स्ट केस स्टडी कंप्लीट, क्लियर है सबको। सेकेंड, तो सेकेंड केस स्टडी इज बेस्ड ऑन टाटा ग्रुप के ऊपर है। ओके, तो टाटा ग्रुप अच्छा, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट हमारी एक कंपनी है इंडिया के अंदर, और काफ़ी बड़ी भी। इसके पास इन्होंने ना स्टार्टिंग से इवन बिफोर द CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से पहले भी इन्होंने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट की हुई थी। They had that focus on the social welfare and the social responsibility also। तो उनके जो काम थे टाटा ग्रुप का जो मेन फोकस था वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे पहले से ही था। ऐसा नहीं कि आफ्टर द CSR उसके बाद इन्होंने स्टार्ट किया, तो बहुत पहले से इस चीज़ को करते हुए आ रहे थे। देन एंड यस, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी ऑल्सो, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो पहला उनका फोकस जो था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको करनी है, द सेकेंड वाज एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन रखना है, सस्टेन रखना है। तो यानी कि टाटा ग्रुप वाज मोर फोकस्ड ऑन मेंटेनिंग द एनवायरमेंटल बैलेंस। वो किसी भी तरीके से एनवायरमेंट को ख़राब नहीं करना चाहते थे, और अगर ऑलरेडी ख़राब है तो उसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। तो उनके ऊपर ज़्यादा फोकस था। हाँ, तो उसके बाद जो आया ना ESG पॉलिसीज़, एनवायरमेंटल एंड गवर्नेंस पॉलिसी, एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस पॉलिसी, आफ्टर ESG पॉलिसी, दिस वाज द पॉलिसी, ठीक है। पॉलिसी आई है एक मार्केट के अंदर, गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी जनरेट की विच वाज द ESG पॉलिसी, एनवायरमेंटल एंड सोशल गवर्नेंस पॉलिसीज। इट गेन्ड प्रोमिनेंस। तो आफ्टर दिस पॉलिसी टाटा ग्रुप ने क्या किया, टाटा ग्रुप हैड started to meet these standard। To meet these standards, Tata operated their business। तो ये जो ESG पॉलिसीज थी, एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस पॉलिसी, इनको मीट करने के लिए, इनके स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए टाटा ने अपने बिजनेस ऑपरेशंस को ऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया। और उन्होंने क्या क्या किया इसके अंदर स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए, इन्होंने अपने जो भी जितने, अच्छा जो टाटा है उनके अंडर में ना काफ़ी सारे सेक्टर्स भी हैं, लाइक टाटा स्टील टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तक इन्होंने इस चीज़ को
टाटा स्टील टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तक इन्होंने इस चीज़ को रीच करने की ट्राई करी, लाइक कवर करने की ट्राई करी टाटा ग्रुप ने। लाइक किसी भी सेक्टर को छोड़ा नहीं, जितनी भी उनके पास कंपनीज थी, उनके पास सब्सिडरीज थी, सब में इन्होंने इसको कवर करने की ट्राई करी। Okay, so the first question based on this case study is how did Tata Group prepare for the CSR mandate introduced in Companies Act 2013? So how did Tata Group prepare for the mandate of CSR introduced in introduced in Companies Act 2013? ठीक है. Then the second question is, what steps did Tata Motors take to align with the government's push for electric vehicles? अच्छा, ये याद है सबको कि इन्होंने ना अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल भी स्टार्ट किया था। इन्होंने अपनी टाटा मोटर्स में ही इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक लाइक व्हीकल जो था ईवी करके मतलब उसके इलेक्ट्रॉनिक बेस पे स्टार्ट किया था। तो ये तुम्हें बताना है कि इनके स्टेप्स क्या क्या थे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के स्टार्ट करने के। देन द थर्ड क्वेश्चन इज, how does Tata Steel contribute to environmental sustainability? And the last question, why is Tata Group considered a role model? Why is Tata Group considered a role model in ESG policy in India? Now think, read an analysis और फिर बताओ फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, हाउ डिड टाटा ग्रुप प्रिपेयर फॉर द CSR मैंडेट इंट्रोड्यूस्ड इन द कंपनीज एक्ट ऑफ 2013?
बताओ फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? हाँ, यस। प्रिपेयर कैसे किया इन्होंने? अच्छा, इसके बाद आया ना CSR 2013 से पहले पूछ रहे हैं। 2013 जो CSR हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक स्टार्ट हुई, उसके लिए प्रिपेयर कैसे किया टाटा ग्रुप ने? तो टाटा ग्रुप तो पहले से ही प्री प्लान्ड थी, बहुत अच्छे से उन्होंने इन सब चीज़ों को अपने कंपनी के अंदर पहले से ही इंडल्ज किया हुआ था। दे वर वर्किंग ऑन दैट, they were working on the social responsibility part and the environmental sustainability part also. social welfare वो पहले से ही कर रहे थे। फॉर एग्जांपल उनका जो कंट्रीब्यूशन है एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज़्यादा तुम्हें मिलेगा, सोशल सर्विसेज के अंदर बहुत ज़्यादा मिलेगा, और चैरिटी तो वो करते ही हैं। चैरिटी उनकी डोनेशन तुम लोग देख लो, स्कूल्स, कॉलेजेस, सोशल सर्विसेज हो गए, उनकी चैरिटीज़ वगैरह, हर एक चीज़ में उनका कंट्रीब्यूशन तुम लोगों को मिल जाएगा। बट दे वर डूइंग दिस बिफोर CSR मैंडेट, सो दे वर फुली प्लान्ड ना, दे वर फुली लाइक रेडी कि हाँ अगर ये कोई चीज़ आती है तो दे कैन comply with these like provisions, जो कि provision CSR के अंदर है। like provision क्या है CSR का, मैंने क्लास में पढ़ाया भी था। at least कितना % you have to spend on the CSR activities? the 2%, 2% था 5% था, 5% you have to spend, नहीं 2% था, 2% of your net worth you have to spend on CSR activities, तो 2% तुम्हें करना है। सो दीज वर दी प्रोविजंस ना, और प्रोविजंस भी तुम्हारे पास काफ़ी सारी थी, उसके अंदर क्लॉजेस भी थे, बट इनको कंप्लाई करना, लाइक इनके साथ पूरा लिंक करना हर एक कंपनी के लिए तो पहले पॉसिबल नहीं था, पर इनके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी था। क्यों? क्योंकि पहले से इन सब चीज़ों को फॉलो करते हुए आ ही रहे थे। सो इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट फॉर टाटा ग्रुप कि वो लाइक एक होता है ना कि अच्छा अब ये सब चीज़ें स्टार्ट करनी पड़ेगी, एक अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा निकाल करके कि CSR को देना पड़ेगा, पर ये तो ऑलरेडी उन सब चीज़ों में कंट्रीब्यूट कर ही रहे थे, इवन मोर देन द कंट्रीब्यूशन दे वर डूइंग। ठीक है, सो इट वाज इजी फॉर टाटा ग्रुप टू कंप्लाई विद दीज प्रोविजंस। ओके, व्हाट वाज द सेकंड क्वेश्चन? What steps did Tata Motors take to align with the government's push for electric vehicles? ये लिखवाया ना मैंने क्वेश्चन। What steps did Tata Motors take to align with the government's push for electric vehicles? गवर्नमेंट ने, अच्छा अब एक टाइम था जब गवर्नमेंट ने बोला कि अब इलेक्ट्रिक व्हीकल को मार्केट में लेकर आओ, तो टाटा ग्रुप ने क्या किया उसके लिए? What steps did Tata Group made? क्या किया उन्होंने? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मैंडेट कर दिया, लाइक पुश किया कि हाँ जो जितने भी हम लोगों को मतलब हमारे अराउंड दिखती हैं व्हीकल्स जो दिखते हैं, उसमें मेजरली जो यूज़ हो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का हो। क्यों? इसके पीछे मेजर रीज़न क्या था? तो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो चुका था, एनवायरमेंटल बैलेंस हमारा ख़राब हो रहा था, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर पुश किया गवर्नमेंट ने। अब यहाँ पे टाटा मोटर्स ने क्या किया? टाटा ग्रुप ने, टाटा मोटर्स ने स्टार्ट किया, अगर तुम लोगों को याद हो तो टाटा नेक्सॉन ईवी करके इनका एक व्हीकल है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल है। इन्होंने इसको किया, इसको बनाया पूरा अच्छे से रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके। सो दैट वाज द फर्स्ट स्टेप, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो उन्होंने किया। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पहले उन्होंने अच्छे से रिसर्च की कि अच्छा एनवायरमेंटल बैलेंस क्यों ख़राब है, इसमें हम लोग कैसे एक प्रोडक्ट को बना सकते हैं। सो दे मेड दिस प्रोडक्ट व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो कि मार्केट में रेडी हो गया। इसके बाद क्या स्टेप्स है? गवर्नमेंट का पुश तो था, अब ऑब्वियसली गवर्नमेंट वाज प्रोवाइडिंग द सब्सिडीज फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल। गवर्नमेंट यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए सब्सिडीज दे रही थी। अब क्या ये एक अच्छा यूज़ नहीं है कि हम ऑब्वियसली जब गवर्नमेंट एक सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है किसी प्रोडक्ट के ऊपर, इट इज़ अ बेटर वे टू यूज़ दिस फैसिलिटी। अपनी कंपनी, अगर तुम्हारी कंपनी इन सब चीज़ों के लिए कुछ बना रही है तो इट इज़ वेरी राइट वे टू यूज़ दीज काइंड ऑफ सब्सिडीज़ जो कि गवर्नमेंट तुम्हें दे रही है, नॉर्मली नहीं मिलती है किसी भी कंपनी को। तो सब्सिडीज़ गवर्नमेंट दे ही रही थी, तो सब्सिडीज़ का बहुत अच्छा खासा यूज़ टाटा ग्रुप ने इसको बना के किया। तो
तो फर्स्ट स्टेप वॉज रिसर्च एंड डेवलपमेंट अच्छे से किया, पूरा अच्छे से लाइक एनालाइज किया, एनालिसिस की, देन दे मेड दिस टाटा नेक्सॉन ईवी एंड जिसके ऊपर गवर्नमेंट वाज प्रोवाइडिंग द सब्सिडीज ऑल्सो। एंड सब्सिडीज तो ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस तुम लोगों ने देखे हैं जो कि हमारे यहाँ पे लाइक मोस्टली होते ही नहीं हैं, पहले तो थे ही नहीं। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर कौन बना के दे रहा है अब? इलेक्ट्रिक चार्जेस का, जहाँ पे तुम अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज कर सकते हो, कौन इंफ्रास्ट्रक्चर इसका कौन कॉस्ट उठा रहा है? ऑब्वियसली गवर्नमेंट, है ना। तो गवर्नमेंट इसका चार्ज उठा रही है, तो कंपनी का तो कोई रोल ही नहीं है ना कि इन सब चीज़ों के लिए भी हम आगे आएँ और इन सब चीज़ों को करें। तो यहाँ पे तुम कह सकते हो कि बहुत अच्छा खासा पुश मिल गया अपने प्रोडक्ट को रेडी करके बनाने में, और इसके बाद लोगों को बहुत अच्छा खासा रिजल्ट भी मिला। इससे एक चीज़ क्या हुई, जो कार्बन फुटप्रिंट है जिसको रिड्यूस करने के लिए बात कब से बोली जा रही थी, इलेक्ट्रिक व्हीकल के थ्रू पॉल्यूशन लोगों ने देखा कि हाँ पॉल्यूशन में काफ़ी थोड़ा डिक्रीज आ रहा है, प्लस कार्बन फुटप्रिंट और जो गैसेस हमारे अराउंड जो एमिट हो रही हैं बिकॉज ऑफ दीज व्हीकल्स, जो मतलब नॉर्मल व्हीकल्स है सीएनजी डीजल वाली, पेट्रोल वाली, उनसे काफ़ी बेटर सॉल्यूशन हमको मिला कि अच्छा हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। सो दैट वाज अ थिंग जो टाटा ग्रुप ने बहुत अच्छे से एनालाइज करके इसको पुश किया, ठीक है। देन द थर्ड क्वेश्चन, how does Tata Steel contribute to environmental sustainability? अब क्या ये कोई बता सकते हैं अपने थोड़े जनरल एनालिसिस से कि क्या टाटा ग्रुप लाइक क्या करती क्या है वो फॉर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए, अगर थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो अबाउट टाटा। और ये नहीं है कि अभी से कर रही है, बहुत पहले से करती हुई आ रही है, तो कुछ पता है क्या करती है ये? इनका मेजर जो फोकस है ना, एक तो वो है एनर्जी एफिशिएंट, ये लोग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं, प्लस ये करते हैं एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स के साथ साथ दे हैव द स्ट्रॉन्ग इंक्लाइनेशन टूवर्ड्स कि कार्बन फुटप्रिंट कम हो, और तुम लोगों ने देखा ये लोग क्या करते हैं, दे डू रिसाइकलिंग ऑफ मटीरियल्स। अपनी कंपनी में जो भी तुम प्रोडक्ट बना रहे हो उसमें तुम कितना मटीरियल रिसाइकल कितना कर रहे हो अपनी कंपनी के अंदर। तो दीज आर दी थिंग्स जो कि टाटा ग्रुप ऑलरेडी कर रहा है। एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट वो बनाता है, कार्बन फुटप्रिंट कैसे रिड्यूस करना है उसके लिए इट इज़ वर्किंग ऑन, रिसाइकलिंग ऑफ मटीरियल करता है। दीज आर दी थिंग्स विच टाटा ग्रुप इज़ डूइंग फॉर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। प्लस इसके अलावा मेजरली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तुम लोगों ने देखा, रियो समिट होता है, जियो समिट ऑन क्लाइमेट चेंज, सुना है? क्लाइमेट चेंज के ऊपर समिट होते हैं जिसके अंदर मेजर जितनी भी कंट्रीज़ है वो पार्टिसिपेट करती है और उनको बताया जाता है कि हम लोग कितना क्लाइमेट चेंज हो चुका है, कितना हम लोग पॉल्यूशन में जी रहे हैं, हमारे पास क्या क्या टारगेट रहेगा। हमारी इंडिया ने भी इसमें टारगेट सेट किया था कि 2070 तक हम लोग एक चीज़ थी उसको हम लोग बिल्कुल रिड्यूस कर देंगे, विद माइंड में नहीं आ रहा। तो इसके अंदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है ना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फुलफिल करती है टाटा ग्रुप। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ साथ चलना, इसको साइड में रखना कि अच्छा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है तो इनका एम रहता है टू फुलफिल दीज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सो दैट कि हमारा एनवायरनमेंट जो है इंटरनेशनल वाइज भी उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना आए। सो दिस इज़ हाउ टाटा ग्रुप एज अ कंपनी इज़ डूइंग फॉर आर एनवायरनमेंट ऑल्सो। तो इनका मेजर तुम लोग फोकस देखोगे वो एनवायरनमेंट के ऊपर है, एनवायरनमेंट फैक्टर के ऊपर है। उसका प्रॉपर रिसर्च ये लोग करते हैं, उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, प्लस गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का फ़ायदा भी ये लोग उठा रहे हैं। एंड इट इज़ अ राइट वे टू डू ऑल्सो। मतलब कोई भी अगर और कंपनी को बोलोगे तो वो कैसे कई बार ये होता है कि गवर्नमेंट बोल तो बहुत सब कुछ चीज़ रही होती है लेकिन एज अ कंपनी
तुम कैसे उसका लीवरेज ले रहे हो, ये कंपनी के माइंडसेट के ऊपर होता है, तुम कैसे बना रहे हो अपनी चीज़ों को। एक लास्ट क्वेश्चन और था, क्या था? वाई इज टाटा ग्रुप कंसिडर्ड अ रोल मॉडल फॉर ESG इन इंडिया? अब बता सकते हो तुम लोग, बहुत ईजी है। एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस पॉलिसी इन इंडिया, कैसे रोल मॉडल बन गया टाटा ग्रुप, कैसे एक रोल मॉडल बना है सबके लिए। और तुम लोग बहुत सारी कंपनीज को देखोगे, सब कोई, हर एक कंपनी टाटा ग्रुप की हमेशा एडवांटेजेस बताती ही है, उनकी अच्छाइयाँ, उनके बहुत सारी चीज़ों को एज इन आइडल भी वो लोग सोचते हैं कि हाँ, हमारी कंपनी का आइडल कौन है, टाटा ग्रुप है, कि हमको उनकी तरह चीज़ें करनी है इन फ्यूचर। तो कैसे वो रोल मॉडल बन गया बाकी अदर कंपनीज के लिए? ESG पॉलिसी के अंदर बताना। हाँ, डोनेशंस करते हैं ये लोग, गवर्नेंस भी है इसमें, एनवायरमेंटल, एक तो एनवायरमेंट के लिए उन्होंने, अभी तुमने देखा कितनी सारी चीज़ें टाटा ग्रुप कर रही है। सोशल के लिए तो इतनी सारी चीज़ें इन्होंने करी दी है, चैरिटीज़ दे आर डूइंग द डोनेशंस दे रहे हैं। अच्छा, इन्होंने ही ना, टाटा ग्रुप का ही सब्सिडरी है जूडियो, जूडियो अगर तुम लोगों ने देखा होगा, जूडियो जहाँ पे अंदर अफोर्डेबल प्राइस पे तुम्हें अपने जो भी क्लोथ्स वगैरह हैं वो तुम्हें मिल जाएंगे, तो ये भी इसी का सब्सिडरी है। तो टाटा ग्रुप ने ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ लाइक छोड़ी है, जहाँ पे एक एज अ कस्टमर किसी को एक होता है ना कि हम तो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे, तो वो चीज़ उन्होंने बहुत अच्छे से पाथ, एक रास्ता खोल दिया जहाँ पे दे कैन अ कस्टमर कैन रीच। अच्छा, और ये तो हो गया एनवायरमेंटल का। सोशल हो गया, गवर्नेंस पॉलिसी, गवर्नेंस पॉलिसी एक गुड गवर्नेंस होता है ना, गुड गवर्नेंस कैसे हो सकती है? एथिकली चल के, मॉरली चल के। तो द टाटा ग्रुप हैज़ द बेस्ट एथिकल प्रैक्टिसेस जो कि ये लोग फॉलो करते हैं, एथिकल प्रैक्टिसेस, they have the good and very highest level of ethical practices they are following. एथिकल प्रैक्टिसेस पता है ना, बिजनेस एथिक्स, बिजनेस के कुछ एथिक्स होते हैं जिसके ऊपर कमिटमेंट करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एज अ कंपनी तुम्हारे पास प्रैक्टिस एथिकल, पहली बात तो एथिक्स कुछ है या नहीं है, तुम्हारी बिजनेस के एथिक्स क्या हैं, प्लस क्या तुम उनको फॉलो करते हो या नहीं करते हो। तो टाटा ग्रुप के सर्टेन बिजनेस एथिक्स हैं विच दे आर डूइंग वेरी रिगरसली, बहुत अच्छे से वो लोग उसको यूज़ करें, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने काम में। तो एक तो सोशल हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, और गवर्नेंस पॉलिसी हो गई। इन्हीं का देख देख कर लोगों ने देखा लाइक दिस इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल टू सी अदर कंपनीज ऑल्सो, कि हमको इस वाली कंपनी की तरह बनना है, या एटलीस्ट इनकी तरह हमें भी कुछ एक हाईएस्ट पीक हमको भी चाहिए कि हाँ, हमारी भी कंपनी एक दिन इस लेवल तक पहुँचे। ठीक है, सो दिस वॉज द केस स्टडी ऑफ टाटा ग्रुप। तो टाटा ग्रुप वॉज मेजरली फोकस्ड ऑन CSR. If you are having the question of CSR, तो you have some points to write on this company also. टाटा ग्रुप के बारे में तुम लोग अच्छे से लिख सकते हो एज एन एग्जाम्पल ऑल्सो। और अगर कोई तुम्हारे पास केस स्टडी भी आ रही है CSR से रिलेटेड, तो भी तुम लोग वहाँ पे उसको डाल सकते हो। ESG पॉलिसी आई गेस, मुझे याद नहीं आ रहा कौन से ईयर में आई थी, पर ये बीच में ही कभी आई है, लाइक 2013 जो कंपनीज एक्ट बन गया उसके बाद आई है ये ESG। हाँ, उससे पहले है 2008 के अंदर। अच्छा, तो हो सकता है फिर CSR को बाद में जब किया था ना 2013 के अंदर मैंडेट, उससे पहले फिर ESG आई होगी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबल सोशल एंड गवर्नेंस पॉलिसी। So this was the second case study. Done?
अच्छा, एक टॉपिक और था जो मुझे तुम्हें करवाना था। To attract FDI and FII in our country, what things you must do? कौन सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर एक गवर्नमेंट को एज अ गवर्नमेंट और एज अ कंट्री करनी चाहिए टू अट्रैक्ट FDI एंड FII? FDI इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड FII इज़ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। दोनों में डिफरेंस पता है क्या होते हैं? FDI क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जब कोई इन्वेस्टर सीधा बस इन्वेस्ट कर देता है, और एफआईआई में जिसमें वो हेल्प भी करता है उस कंपनी की उस मार्केटिंग में। नो, इंस्टीट्यूट होता है उसका कोई। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उसके अंदर। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये तो ये है कि कोई कंपनी अपना पूरा का पूरा मार्केट सेटअप यहाँ कर सकती है, उनके पास पूरा अपना सब कुछ है। जैसे टेस्ला लगा लो, उनकी कंपनी ऑलरेडी फिक्स है वहाँ पे, तो वो अपनी कंपनी का FDI लाइक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर सकती है, अपना पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप यहाँ पे कर सकती है। एंड व्हाट इज FII? दीज आर द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स विच इन्वेस्ट इन आर कंपनीज शेयर्स, हमारी कंपनी के शेयर्स में वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन FDI एंड FII। अब इनको अट्रैक्ट करने के लिए, टू इंक्रीज दिस FDI एंड FII, एक कंट्री को एज अ कंट्री क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, तो वो बताओ, जिससे कि FDI और FII इंक्रीज हो। अगर ये इंक्रीज होता है तो कंपनी, हमारी कंट्री का क्या होता है, क्या चीज़ इंक्रीज होती है? FDI और FII अगर इंक्रीज होगा, तो मैंने तो पढ़ाया भी था, इंटरनेशनल में पढ़ाया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर याद है FDI और FII आता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट भूल गई क्या? BOP मैंने पढ़ाया था, BOP के अंदर ये सारी चीज़ें आती है, इनको हमें पॉजिटिव में रखना होता है। अच्छा, FDI और FII पहले तो हमारी कंट्री में थी भी नहीं, मतलब पहले तो ऑब्वियसली रेस्ट्रिक्शंस वर देयर ना, तो रेस्ट्रिक्शन जब हट गए, लाइक LPG पॉलिसीज आ गई, तो FDI में कुछ रास्ता मिला लोगों को टू इन्वेस्ट इन आर कंट्री। एंड FII अब इनको बढ़ाने के लिए, इनको और इंक्रीज करने के लिए एज अ गवर्नमेंट क्या क्या पॉलिसीज या क्या चीज़ें कर सकते हैं, तो बताओ। FDI को इंक्रीज करने के लिए क्या कर सकते हैं? अगर FDI चाहिए तुम्हें और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए, थिंक फर्स्ट थिंग, तो सबसे पहले ये बताओ, अगर तुम्हें किसी और कंट्री में जाके एज अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करनी है, तुम्हें अपना कोई एक्सेसिबल, ईजी कैसे होगा? अगर उस गवर्नमेंट ने मान लो रेस्ट्रिक्शन इतनी लगा रखी है कि तुम्हारी कंपनी वहाँ पे जाके सेटअप ही नहीं हो सकती, लाइक रेड टेप, ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, प्लस तुम्हें वहाँ पे परमिशन ही नहीं है टू सेटअप योर ओन बिजनेस, तो कैसे तुम लोग ओपन कर लोगे? सो फर्स्ट थिंग इज टू रिमूव हाइंड्रेंसेस, जो कि किस तरीके से हैं, इसमें मैंने तुम्हें पढ़ा था डीरेगुलेशन। पहले बहुत ज़्यादा रेगुलेशन था, उसको कम करने के लिए डीरेगुलेशन करो, रिमूव द हाइंड्रेंसेस विच आर इन द पाथ ऑफ मेंटेनिंग द FDI। तो इसको सबसे पहले तुम लोग रिमूव कर सकते हो, डीरेगुलेशन कर सकते हो अपनी कंट्री के अंदर। सबसे पहला तो ये है कि तुम रास्ता तो ओपन करो, उसके बाद तो कोई भी कंपनी आगे सेटअप हो ही सकती है। तो फर्स्ट थिंग इज टू रिमूव द हाइंड्रेंसिंग एंड मेंटेन द डीरेगुलेशन पार्ट, यानी कि तुम्हारे पास ज़्यादा स्ट्रीमलाइन प्रोसेस भी इसको तुम बोल सकते हो कि स्ट्रीमलाइन प्रोसेस कर दो। जो प्रोसेस इतना लंबा वाला होता था, जहाँ पे हर एक स्टेप होते थे और हर एक स्टेप में एक इन्वेस्टर को बहुत ही गुजरना पड़ता था, परमिशन लेनी पड़ती थी, वो उस प्रोसेस को पूरा स्ट्रीमलाइन कर दो। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। और FDI को इंक्रीज करने के लिए और क्या कर सकते हैं? बताओ, FDI इंक्रीज करवा रहे हैं तुम्हें। एज एन इन्वेस्टर सोचो, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ओपन अ बिजनेस यूनिट इन अ डिफरेंट कंट्री, व्हाट थिंग्स यू विल नीड?
स्ट्रक्चर पहले तो हो गया, सिंप्लीफाई, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ अगर होगा यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन पता है क्या होता है, बताया था मैंने तुम लोगों को जब मैं क्लास में पढ़ा रही थी। एक ऐसा एरिया, एक ऐसा स्पेशल इकोनॉमिक जोन एरिया जहाँ पे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा लिमिट्स मिलेंगी, लाइक काफ़ी फ्री लिमिट होगा, काफ़ी फ्री एक्सेस तुम लोग कर सकते हो, फ्री ट्रेड तुम लोग कर सकते हो, जहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस विल बी वेरी लेस। सो दिस इज़ अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो कि हर एक कंट्री में बोला जाता है कि एटलीस्ट बनाओ, जहाँ पे तुम लोग फ्री ट्रेड या फिर थोड़ा सा लेस रेस्ट्रिक्शन के साथ तुम लोग ट्रेड कर पाओ। तो ये हो सकता है। और चलो मान लो तुम लोग FDI करना चाहते हो पर वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है उस कंट्री के अंदर, तो तुम लोग कैसे बना लोगे, अपना बिजनेस सेटअप कैसे कर लोगे? तो सेकेंड थिंग विच एज अ कंट्री वी नीड इज इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर किस सेंस में? इंफ्रास्ट्रक्चर इन विच सेंस, लाइक प्रॉपर एक एरिया तुम्हारे पास होना चाहिए। किसी भी बहुत ही अंडर डेवलप्ड एरिया में तो तुम ऑफ कोर्स अपना बिजनेस सेटअप नहीं कर सकते हो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी मच नीडेड इन द कंट्री व्हेन यू आर स्टार्टिंग एन FDI। तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी मच नीडेड। वहाँ पे तुम्हारे पास प्रॉपर लाइक एरिया नहीं है, तुम्हारे पास रोड नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, वेयर हाउस कहाँ पे करोगे, एक्सेट्रा, लाइक मेनी थिंग्स विल कम ना इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज। और इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद आता है स्किल्ड वर्कर। क्या स्किल्ड वर्कर हैं हमारी कंट्री के अंदर? अब ये तुम एज अ कंट्री सोचो कि क्या ये चीज़ें फुलफिल हैं हमारी कंट्री के अंदर? तो क्या ये डीरेगुलेशन, इसके ऊपर वी आर वर्किंग ऑन, SEZ इसके ऊपर भी बात हो रही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्दो बन रहा है, प्रोग्रेस में है, लेकिन हर जगह पे तुम्हें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। जैसे कि जो टेस्ला है वो इसी वजह से नहीं आ पाई क्योंकि हमारे यहाँ पे रोड्स, ऑफ कोर्स जो रोड्स चाहिए उस टेस्ला कार को चलाने के लिए वो रोड्स यहाँ पे नहीं हैं। तो सोचो एक FDI इस वजह से नहीं हो आ पाई क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है हमारे पास अच्छा। और स्किल्ड वर्कर हमको चाहिए। और वर्कर्स भी ऐसे नहीं, एक होता है कि लाइक ह्यूमंस हैं, एक होता है ह्यूमन कैपिटल, दोनों में डिफरेंस है। एक नॉर्मल पर्सन है और एक ह्यूमन कैपिटल है विच हैज़ सम सेट ऑफ स्किल्स जो रिक्वायर होते हैं किसी भी कंपनी के अंदर। एक पर्सन जो है वो काम कर सकता है। तो क्या स्किल्ड वर्कर्स है, क्या लोगों के पास परफेक्ट स्किल प्रोवाइड करी जा रही है? तो वो भी बहुत कम है। और सब्सिडीज़ कितना, यानी कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं? पॉलिसीज़ में एक तो आ गया टैक्स, एक आ गया सब्सिडीज़। क्या हमारी गवर्नमेंट सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर रही है फॉर FDI? क्या कुछ, एक होता है ना कि कुछ छूट दे रही है उनको, कुछ थोड़ा फ्री वगैरह कुछ कर रही है? और टैक्स स्ट्रक्चर भी बहुत मैंडेटरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है टैक्स स्ट्रक्चर। अगर टैक्स इंक्रीज वाला है, यानी कि अगर टैक्स ज़्यादा ले रहे हैं वो लोग FDI वाले, लाइक जिन्होंने भी FDI किया हमारी कंट्री के अंदर, तो कोई क्यों अपनी FDI फिर हमारी कंट्री में करेगा? टैक्स रेट इज़ वेरी मच हाई, ठीक है। तो टैक्स रेट भी इतना ज़्यादा हाई नहीं हो सकता। और सब्सिडीज़ अगर थोड़ी बहुत हैं, ज़्यादा हैं, तो दैट विल बी वेरी गुड फॉर दी FDI। तो टैक्स मस्ट बी लाइक थोड़ा सा रिड्यूस, थोड़ा बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। और सब्सिडीज़ हमारी अगर होंगी तो बहुत ही अच्छा होगा, लाइक इट विल एनकरेज मेनी अदर कंपनीज टू इन्वेस्ट इन आवर कंट्री एज एन FDI। और कोई पॉइंट सोचो? स्किल वर्कर हो गए, पॉलिसीज़ हो गई, टैक्स हो गया, सब्सिडीज़ हो गया, और क्या चीज़ें चाहिए? डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, यस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज़ वर्ल्ड। अगर रशिया और इंडिया का नहीं बनेगा आपस में, तो फिर रशिया के जो लोग हैं या फिर रशियन कंपनी, वाई विल दे इन्वेस्ट इन आवर कंपनी, इन आवर कंट्री? तो डिप्लोमेटिक रिलेशन काफ़ी अच्छे होने भी ज़रूरी हैं। एंड ऑफ कोर्स इंटरनेशनली ऑल्सो, इंटरनेशनली हमारी कंट्री की इमेज क्या है, एज अ ब्रांड वैल्यू क्या है? आज के टाइम पे इंडिया की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, लाइक इंडिया हैज़ अ ब्रांड वैल्यू इन इंटरनेशनली। तो ब्रांड वैल्यू है तभी तो लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो ये चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे कि हमारी कंट्री की एक ब्रांड वैल्यू सेट होनी चाहिए ग्लोबली,
ठीक है, सो दीज आर दी थिंग्स विच should be done to attract FDI in comparison to FII. FII is intra foreign institutional investors, how investors will invest in our country's companies. तो इसके लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट यही है, डीरेगुलेशन थोड़ा होना चाहिए. और अब थोड़ा शेयर वाइज सोचना. शेयर वाइज अगर तुम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, उनके शेयर्स को परचेज करना चाहते हो, फर्स्ट थिंग तुम लोग क्या चेक करोगे कि उस कंपनी, हाँ बताओ चलो. ओके, मेजॉरिटी स्टेक किसके पास है? आई थिंक सब. और तुम लोग बताओ तुम्हारे लिए क्या होगा? प्रॉफिट. प्रॉफिट कितना अर्न करती है वो कंपनी? ओके, अगर तुम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो क्या चीज़ चेक करोगे? दूसरी कंट्री की बात हो रही है. दूसरी कंट्री की किसी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो सबसे पहली चीज़ तुम लोग क्या चेक करोगे? फॉरेन एक्सचेंज. रिटर्न देखोगे, हिस्ट्री देखोगे. कोई भी सेफ्टी की बात तो कर ही नहीं रहा. कितना सिक्योर है वो कंपनी? क्या जैसे हमारे यहाँ पे कंपनीज का जो प्रोटेक्टर है वो कौन है? क्या? सेबी. तो जो हमारी कंट्री में जो कंट्रोल करता है दैट इज सेबी. ठीक है, पर क्या ऐसा सेम रेगुलेटर बाहर की कंट्री की कंपनीज का कोई है? या तुम जिस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, इट इज रेगुलेटेड और नॉट, लाइक इट इज सेफ और नॉट. तो सबसे पहले तुम लोग देखते हो सेफ्टी स्ट्रक्चर और रेगुलेटरी स्ट्रक्चर वहाँ का कैसा है. यू नो, अगर किसी कंपनी के रेगुलेटरी फंक्शन या फिर रेगुलेटरी स्ट्रक्चर काफ़ी लूज से होते हैं, लाइक काफ़ी लूज हैंडेडली वो लोग सॉल्व कर रहे हैं, लाइक स्ट्रिक्टनेस है ही नहीं, तो वहाँ पे तुम्हें मेजर चांसेस मिलेंगे ऑफ फ्रॉड, या फिर मेजर चांसेस रहेंगे वहाँ पे तुम्हारे के जो पैसे होंगे, जो तुम्हारे शेयर्स होंगे वो लॉस तुम्हारे हो जाएंगे. यू वॉन्ट बी एबल टू गेन एनीथिंग ऑन दैट शेयर. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द रेगुलेटरी स्ट्रक्चर, और वो भी काफ़ी फर्म स्ट्रक्चर होना चाहिए. ये नहीं कि ढीला ढाला सा बना दिया, इट इज़ वेरी लूज कि कोई भी आ रहा है, कोई भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है और उन सबको कुछ, किसी को ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है, बट उनका रेगुलेटर कौन है? हु इज़ देयर टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स. तो वहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए. अच्छा, और क्या देखोगे? डीरेगुलेशन हो गया, सेफ्टी स्ट्रक्चर देख लिया, और क्या चेक करोगे एज एन इन्वेस्टर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अच्छा हाँ, इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी है या नहीं है. लाइक किसी भी कंपनी में तभी तुम लोग इन्वेस्ट करते हो जब तुम्हें उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल पोजीशन पता होती है. दैट मीन्स इफ दैट कंपनी इज शोइंग यू द रिजल्ट ऑफ देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट मीन्स देयर इज सम ट्रांसपेरेंसी. और जो कंपनी दिखाती ही नहीं है, शो ही नहीं करती, तो ऑफकोर्स वहाँ पे तुम ट्रस्ट कैसे कर सकते हो. तो मेन होता है ट्रस्ट बिल्डअप करना. ट्रस्ट बिल्डअप तभी होता है जब एक तो रेगुलेटरी स्ट्रक्चर अच्छा हो, ट्रांसपेरेंसी हो, और अगर तुम वहाँ पे इन्वेस्ट करते हो और तुम्हें अच्छा खासा रिटर्न भी मिल रहा है, बट देयर इज अ टैक्स स्ट्रक्चर वहाँ पे जो तुम पे लगा रहे हैं कि जितना भी तुम वहाँ पे अर्न करोगे वो इतना उनका लाइक 10% और 15% फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को पे करना पड़ेगा टू देयर गवर्नमेंट, नॉट आवर गवर्नमेंट बट टू देयर गवर्नमेंट. तो क्या तुम्हारे लिए वो अच्छा होगा? वो तो तुम्हारे और प्रॉफिट को रिड्यूस कर देगा ना. तो टैक्स स्ट्रक्चर भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होता है, देखना कि तुम्हें कितनी वहाँ पे रियायतें मिल रही हैं, कितना वहाँ पे तुम्हें छूट मिल रही है कि अच्छा ठीक है इतना टैक्स तुम लोग अफोर्ड कर सकते हो. ठीक है, तो टैक्स स्ट्रक्चर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. और इसका कोई आएगा, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, सेफ्टी स्ट्रक्चर होना चाहिए. और कोई पॉइंट FIIs के लिए? एज अ कंट्री भी सोचो हम लोग क्या कर सकते हैं ताकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स हमारी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करें. और कोई पॉइंट?
थिंक और क्या कर सकते हो इन इन्वेस्टर्स के लिए? एक होता है अवेयरनेस फैलाना, प्रमोट करना, बेसिकली प्रमोटिंग द इन्वेस्टर्स या FIIs को ही हम लोग प्रमोट कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर तुम लोग इन्वेस्ट करोगे, बेसिकली प्रमोट करना विद सर्टेन एडवांटेजेस प्रोवाइड करके। अगर तुम लोग लिखते हो तुम्हारी कोई कंपनी है, वहाँ पे कुछ स्पेशल डिस्काउंट्स दे रही है, स्पेशल कुछ कर रही है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, तो बेसिकली व्हाट इट इज़ डूइंग, इट इज़ प्रमोटिंग ना देयर कंपनी, इट इज़ प्रमोटिंग FIIs कि FII हमारी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो प्रमोटिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो प्रमोटिंग यहाँ पे हो सकते हैं, बट सर्टेन एडवांटेजेस दे मस्ट फॉलो। और कोई पॉइंट इफ वी आर मिसिंग? और हमारी कंट्री क्या कर सकती है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए? पोटेंशियल बिजनेस क्या? जैसे कोई प्रॉब्लम, जैसे हमारा आइडिया हो कुछ, तो पोटेंशियल उसका काफ़ी अच्छा होता है, उसको पीछे सकते ताकि ना सकता। मतलब किसी कंपनी की बात कर रहे हो तुम? हाँ, मतलब जैसे एक ओनर है, उसमें मतलब एंटरप्रेन्योर, हाँ हाँ अभी जैसे सिल्वा था, तो उनकी जो आती है, कई दुबई से आती है उनकी मैनेजमेंट, तो वो अपना पिच कर आइडिया कि मैंने अपनी भी दुकान यहाँ पे है। हाँ, वो कर सकते हो बिल्कुल। हाँ, सेक्टर स्पेसिफिक पिचिंग भी की जा सकती है। सेक्टर स्पेसिफिक मतलब अगर तुम किसी सेक्टर वाइज, अच्छा ये इसमें भी फॉलो होगा, इस वाले में भी हम लोग करते हैं ना, सेक्टर बनाते हैं। एक होता है एजुकेशन के अंदर अगर कोई FDI करना चाहता है, सिमिलरली यहाँ पे भी सेक्टर स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट भी की जा सकती है कि तुम हेल्थ केयर में ही इन्वेस्ट कर रहे हो, तुम ग्रोथ वाले में ही इन्वेस्ट कर रहे हो, तुम एजुकेशन सेक्टर में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो दोनों में आ सकता है। तुम्हें अपना बस एम बताना कि येस वी आर इन्वेस्टिंग एंड वी आर एनकरेजिंग दोज हु आर इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन दीज पर्टिकुलर सेक्टर्स। तो वो कौन कौन से सेक्टर्स हो सकते हैं? एजुकेशन का है हमारे पास हेल्थ केयर सेक्टर है, हमारे पास फाइनेंशियल सेक्टर है, वी हैव मेनी सेक्टर्स जिसमें हमें चाहिए कि हाँ ग्रोथ हो। सो दीज आर दी पॉइंट्स तुम बोल सकते हो जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं टू अट्रैक्ट FDI एंड FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इनके ऊपर भी क्वेश्चन ना आएगा, एज अ केस स्टडी आ सकता है, या डिफरेंस बिटवीन आ सकता है, या फिर तुमसे पूछा जा सकता है टू अट्रैक्ट दीज टू एक कंपनी या फिर एक हमारी गवर्नमेंट, एज अ गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। सो दैट वाज ऑल। अब तुम्हारा कोई क्वेरी है तो बताओ।